जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। जो क्लास 7 की एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर में कुछ पेज बच गए थे जिसमें हम चोल साम्राज्य के बारे में नहीं बता पाए थे। तो वही आज हम आपको बताएंगे, जिसमें से आज हम ये चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य के बारे में ये चैप्टर है। मगर हम इसमें पूरे क्या पढ़ेंगे, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चोल वंश के बारे में हम पहले समझते हैं। चोल वंश ये किस जगह रहते थे, इनका कार्य क्या था और ये क्या क्या नीतियां लागू किए थे, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। आइए हम समझते हैं चोल वंश। चोल वंश सत्ता में कैसे आया। अब चोल एक पॉइंट में, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। चोल वंश जो था यह एक कावेरी डेल्टा के कावेरी डेल्टा जो है, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में एक कबीला रहता था जो मुखिया परिवार का। ये एक मुटरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता को अपना लिए थे, मतलब छीन लिए थे, उनसे युद्ध करके जीत गए थे। तो जिसमें से चोलवंशी मुखिया परिवार के विजयालय 9वीं सदी में मुटरियार को हरा कर इस डेल्टा पर कब्जा किया। लगभग 9वीं शताब्दी में यह विजयालय ने वहां पर एक कब्जा करके वहां उनकी सत्ता को हासिल कर लिया। मुटरियाल जो डेल्टाई क्षेत्र में थे, कावेरी डेल्टा के क्षेत्रों में थे। ठीक है, आइए ये समझते हैं। इनकी राजधानियां लगभग तंजावुर कांचीपुरम के पास इनका राजधानी थी। ठीक, ये और ये तंजावुर निसमसूदनी देवी का मंदिर भी बनवाए थे। ये सब तंजावुर जो इनका एक प्रसिद्ध शहर है, मतलब कह सकते हैं राजधानियां ये बनाए थे चोल वंश के लोग। तो निसमसूदनी मंदिर के भी बनवाए थे, देवी का मंदिर बनवाए थे, और ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाए थे। ये कह सकते हैं राज ने बनवाए थे। ये बृहदेश्वर मंदिर आज भी काफी प्रचलित है ये, और ये यही चल रहा है। तो ये हम समझते हैं। इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे चोल शासक राजा राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था, जो 985 ईस्वी में राजा बना थे। जो राज प्रथम थे, ये सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे। ये बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण किए थे। ठीक, इतना समझना है आप। बहुत शक्तिशाली राजा थे जो 985 ईस्वी में अपना शासनकाल को शुरुआत किए थे। और उनके पुत्र कौन थे? राजेंद्र प्रथम उनकी नीतियों पर आगे बढ़ते चले गए। भाई अगर पिता यही तो चाहेगा कि हमारे नक्शे कदम पे हमारे बच्चे चलें, हमारे जैसे मैं कर रहा था उनके कारवा को आगे बढ़ाए, तो उन्हें राजेंद्र प्रथम भी अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगे। जो राज चोलवंशी शासक थे, उनके बेटे राजेंद्र प्रथम भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगे, जो श्रीलंका दक्षिण पूर्व देशों पर हमला किया और उसको जीत लिया था। ये लगभग दक्षिण के क्षेत्रों में कह सकते हैं ये श्रीलंका तक पहुंच गए थे। श्रीलंका तक ये अपनी मतलब सेनाओं को लेके पहुंच गए। और ये जल सेना का शुरुआत जो है, जल सेना का शुरुआत इन्होंने ही बनाया था। मतलब जल सेना भी बनवाए थे। जल सेना का मतलब ये होता है पानी के साथ में, यानी जहाज के साथ में पानी से जाके उसको युद्ध करना होता था। तो यही पहले के हिसाब से ये बनवाए थे। कौन बनवाए थे? ये राज ने बनवाए थे। और ये उनके कारवा को आगे बढ़ाते चला गया ये राजेंद्र प्रथम ने। इतना समझ में आया होगा। इसमें सीधी सी बात है, ये समझना। इसमें पूछता है इसके पुत्र राजेंद्र प्रथम जो राजा के प्रथम यानी पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम, ये इनके नीतियों को आगे बढ़ाते गए और श्रीलंका दक्षिण पूर्व देशों पर हमला किया और एक जल सेना भी बनाई थी। इतना समझना। अब भी ये हम समझते हैं इनके बारे में भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति के बारे में। इसमें क्या होता है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति के बारे में।
इसमें समझते हैं राजा राजराज और राजेंद्र प्रथम यानी पिता और पुत्र प्रथम बनवाए गए मंदिर मंदिर तंजाउर तंजाउर गंगईकोड चोलपुरम बनवाए थे। ठीक है, गंगई चोलपुरम बनवाए थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं जो होती थी, चोल कांस्य प्रतिमाएं बनी जो बनती थी, ये बहुत उच्च कोटि और अच्छे किस्म की बनाई जाती थी, जो कहते हैं कि पूरे संसार की तुलना की जाती थी, जिसे पूरे संसार में ऐसा कुछ नहीं ऐसी बनाई जाती थी। तो वही कह रहे हैं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती थी। सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे प्यारी, सबसे सुंदर। अब इनका क्या मतलब होता है, जब इतनी इतनी प्रकार के सब कुछ बनवाए हैं कैसे कि बनाते थे, इतना उच्च किस्म के वहाँ कारीगर रहते थे, तो ये मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में बांटते बेचते थे। मान लीजिए अगर ये समझ लीजिए, ये अगर मंदिर हो गया, सॉरी, अगर एक मंदिर बन गया, ये मान लिए गेट हो गया, ठीक। अब ये मंदिर हो गया। अब ये यहाँ के आसपास की दुकानें ऐसे लगाई जाती थी, अब इसके पास पास रहते थे। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर कहीं अगर धार्मिक स्थल है तो वहाँ के कुछ लोग जो लोकल लोग रहते हैं, वहाँ का काफ़ी डेवलप हो जाता है, काफ़ी विकास होने लगता है, क्योंकि वहाँ माला बेचने वाले और दुकान चलाने वाले, मूर्ति, खिलौने, अदर चीज़ें बेचने वाले जो लोग रहते थे, वो काफ़ी कुशल, मतलब कह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी होने लगी थी। तो वही कह रहे हैं कि जब ये कांस्य प्रतिमाएं जो बेचते थे, वहाँ लाकर बनाते थे, वह उच्च कोटि की होती थी, जो कि पूरे संसार से तुलना की जाती है। पूरे संसार में ऐसी मूर्ति नहीं होती थी जो कांस्य प्रतिमाएं बनाते थे चोल वंश के लोग। और कृषि के बारे में हम समझते हैं अब, ठीक। कृषि एवं सिंचाई के बारे में। अब कृषि की सिंचाई के बारे में अब हम तो ये तो बता दिए हैं आपको, ये लगभग 400 प्रकार के करों का इनके अभिलेखों से मिला है कि 400 प्रकार के कर लगाते थे। 400 प्रकार के कर लगाने का मतलब होता है कई तरह की तरह के कर लगाए जाते थे। जैसे हम समझते हैं इसमें चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से। अब नए विकास के माध्यम से क्या समझेंगे हम इसके, पहले तो नए विकास के मतलब से ये होता है कि ये जब सिंचाई क्षेत्रों में, जब मैदानी क्षेत्र में कावेरी का जब पानी आता है, तब पानी अगर आता है तो वहाँ क्या होता है कि काफ़ी उपजाऊ जमीन हो जाती है, काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। जैसे कि छिछिल जाता है पानी। अगर अगर कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये समुंदर है, तो अब यहाँ से अगर पानी आएगा, तब यहाँ से आते आते ये सीलो हो जाता है, ठीक। यहाँ सिलो आएगा तो यहाँ से कई धाराएं होने लगती हैं, ऐसे ऐसे कई धाराएं। अब ये जाकर यहाँ पे मिलने के लिए ये अलग दिशाओं धीरे धीरे अपने नदियाँ जो अपनी अवसादों को लाती है, वह धीरे धीरे उसको रोक के धीरे धीरे समुद्र में जाके मिलती है। तो ये जब इलाका बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से जब वो होता है कि कह सकते हैं ज़्यादा वो होता है, तो वहाँ से विकसित मिट्टी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। मतलब अवसादों को नदियाँ जब कंकड़ पत्थर ये सब बहा को लेके आती है, तो वहाँ फसल अच्छी होती है। तो ये लोग क्या काम करने लगे, उसी को सिंचाई के तौर पे यूज करने लगे, सिंचाई के भी तौर पे यूज करने लगे। जैसे पानी का रोकाव के लिए क्या करते थे ये रोकाव के लिए ये क्या करते थे, ये गड्ढे ऐसे बना लिए जाते थे। ऐसे मान लीजिए एक गड्ढा ऐसे बना लिए, अब यहाँ से थोड़ा सा पानी संचित कर दिए, रोक दिए, यहाँ से रोक दिए। अब इसको रोक के रखे हैं, तब धीरे धीरे करके इसको सिंचाई करेंगे। मान लीजिए ये खेत है, अब यहाँ से अपन सिस्टम बना के कुछ नहरें बनाने लगे, नहर बना के मतलब कि ले जाने लगे। जैसे ये नहर बना के अब यहाँ से बड़े भूभाग क्षेत्रों में फैलाया जाता था पानी को, कुछ पानी को रोक लिया जाता था, बारिश का पानी रोक लिया जाता था, बारिश का पानी, और कुछ सिंचाई के लिए कुआं को बनाया गया था। तो ये सब बनाया गया था, ठीक है। आवत है, तो ये सब बनाया गया था। तो ये चोलों की ये उपलब्धियां थी इनके पास, कृषि के लिए काफी अच्छा था।
तो ये हम कह सकते हैं कि जब मतलब कह सकते हैं कि जब ये करने लगे कृषि का काम, तो इनके कई तरह के कर की व्यवस्थाएं की गई, जैसे सीढ़ी के लिए लगाकर जो चीज यूज करते हैं, फल तोड़ते हैं या ताड़ को तोड़ते हैं, तो अदर अदर चीजों में ये एक छप्पर डालने के लिए ये भी कर लगा दिए गए। तो ये सब लगाते रहते थे। तो ये हो गया। अब साम्राज्य का प्रशासन के बारे में इसमें हम समझते हैं। साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, विकास के किसान के बस्तियों को उर कहा जाता था। किसान की बस्तियों को साम्राज्य का प्रशासन, मतलब पूरे साम्राज्य में इनके चोलवंशियों में प्रशासन कैसे चलाया जाता था, इनके बारे में हम समझते हैं। तो इनके बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। उर, इनकी बस्तियों को उर कहा जाता था और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। नाडू, ये समझ में आना चाहिए, एकदम अच्छे समझिए। किसान की बस्तियों को, बस्ती मतलब ये बस्तियां हैं, ये बस्तियां हैं। अब यही बस्तियां जब ये एक दूसरे को समूह में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से लगाव हो जाता है, मान लीजिए इससे लगाव होगा, इससे लगाव होगा, एक समूह के रूप में काम करने लगे, तो ये इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं नाडू कहेंगे, नाडू कहेंगे। तथा ग्राम परिषद और नाडू मिलकर न्याय और कर वसूलने का काम करते थे। यानी ये दोनों ग्राम परिषद और नाडू मिलकर यह कर और न्याय का काम करते थे। न्याय मतलब ये समझते हैं, जैसे कि गांव में छोटा छोटा कहीं एक दूसरे से विवाद हो गया, तो वो एक दूसरे के विवाद में यह जाकर अपना जजमेंट देते थे, अच्छा खराब उनकी बातें सुनते थे, उसके बाद वो करते थे। तो वही हो गया। तो कर भी वसूलने का, क्योंकि ये बड़ी संस्था होते थे, ये कर भी वसूलते थे, हर कोई भी दे देगा। तो इतने में ये पॉइंट हम इतना समझे हम, और यही समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं? वेल्लाल जो होते हैं, वेल्लाल जाति के लोग नाडू के काम काज में हाथ बटाते थे। वेल्लाल एक जाति होती थी, उसमें जाति होती थी, वह नाडू के काम काज में काफी हेल्प करते थे। वेल्लाल ये कौन थे? वेल्लाल जो होते थे ये किसान होते थे। वेल्लाल जो होते थे यह एक प्रकार से किसान होते थे। ये नाडू की जो होते थे, इनके जो समूह होते थे, ये गांव की जो समूह पूरा होता था, इनके काम काज में हाथ बटाते, ये जो बड़े किसान होते थे ये सब। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब इतनी में शुरू समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ। जैसे किसान के बस्तियों को उर कहा जाता था और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। नाडू का काम क्या होता था? ये होता था न्याय और कर वसूलने का काम होता था, ये काम होता था। और वेल्लाल जाति के लोग जो होते हैं, यह क्या काम करते हैं? नाडू की सहायता करते हैं, काम में सहायता करते हैं, उन जो एक बड़े किसान के तौर पे होते हैं। तो ये हो गया, हम समझते हैं इसके बारे में समझते हैं। मुइंदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेनाओं प्रदान करते हैं। तीन सेनाओं को अपने कह सकते हैं अपने सेना प्रदान करते हैं। ये जो होते हैं मुइंदाल जो होते हैं, ये बड़े एक प्रकार से जमींदार के तौर पे होते थे। ये सेनाएं जब रखते थे ना, तो ये काफी दूर से ये सब राजा को अगर कुछ भी सहायता होती थी, ये जाकर उसको अपनी सेना को देते थे, मतलब सहायता के लिए अपनी सेना भेजते थे। और राजा क्या देता था इसके बदले में? इन्हें सोना चांदी, कुछ खाने का उपहार के तौर पे देते थे, जैसे कुछ जमीनें देते थे, मतलब अपनी सेना को आप रखिए। जैसे कहते हैं कि आजकल के हमारे भाषा में समझिए, जैसे कहते हैं ना, गुंडा पाल के रखना। राजा लोग पहले के यही थे, अपने पे स्वयं पे नहीं रखते थे, किसी से सैनिक को, दूसरे के, जैसे बड़े बड़े वो होते थे, जमींदार होते थे, बड़े बड़े ये सब होते थे, वो अपने साथ रखते थे। तो उसकी सहायता के तौर पे राजा अपने आप को लेते थे। वही कह रहे मुइंदवेलन जो होते थे, मुइंदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेना प्रदान करते थे।
अरियार जो होते थे, ये प्रधान के होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब ये होता है गांव के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना, उनके विकास के प्रति काम करना। आप प्रधान के बारे में समझते हैं, तो उनका उस समय यही काम होता था। आरमाइन आर आर्यार जो होते थे ये प्रधान के तौर पर होते थे, आर्यार। अब अभी हम क्या समझेंगे, इसमें हम क्या समझेंगे, आइए हम समझते हैं भूमि के प्रकार के बारे में। भूमि के प्रकार, अब उस समय क्या था, भूमि कैसे बटी थी, क्या क्या भूमि को नाम जैसे दान में दिया, क्या भूमि किस प्रकार का भूमि है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें जैसे वेलन वगई जो होते हैं, वेलन वगई जो होते हैं, ये गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती है। इसमें ब्राह्मण की ये नहीं होती, गैर ब्राह्मण मतलब गैर ब्राह्मण के किसान की भूमि कहते हैं इसे। वेलन वेलन वगई। ब्रह्मदेव जो होते हैं, ब्राह्मण को उपहार में दी जाने वाली जमीन के बारे में कहा गया है। ब्रह्मदेव, अगर ये ब्रह्मदेव अगर कह देता है, ब्रह्मदेव भूमि जो होती थी उस समय क्या नाम दिया जाता, ब्राह्मणों की दी गई भूमि को क्या नाम दिया जाता था, तो नाम यही दिया जाता था कि ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग क्या होता था, किसी विद्यालय के रख रखाव, उन्हें शिक्षा के लिए दी गई भूमि। जैसे हम समझते हैं कि सरकारी जमीनें अब छूटी जाती हैं जो विद्यालय के लिए होती हैं, तो वही कह रहे हैं उस समय जब उपहार के तौर पे दिए जाते थे साला भोग। ये कौन देते थे, ये वो लोग देते जो धनिक व्यक्ति होते थे, राजा होते थे, वह देते थे जैसे उपहार के तौर पे कि भाई वहां से इतनी जमीन ले लीजिए, आप वहां से स्कूल बना दिए बच्चे के पढ़ने के लिए। कुछ ब्राह्मणों को जो दी जाती भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। और देवदान तिरुन पटकनी, नाम अजीब है, तो देवदान तिरुन जो ये भूमि जो होती है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती है। इसमें क्या होता था, जैसे मंदिर को बनाने के लिए कुछ भूमि को दिया जाता था उपहार के तौर पे। पल्ली चंदम जो होती है, ये पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को कहते हैं। जैन धर्म के बारे में जैसे कि कुछ मंदिरों को लिए दान दी जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, पल्ली चंदम कह सकते हैं। आइए हम इसको एक बार फिर समझते हैं हम। जिसे वेलन वगई जो होते हैं, ये गैर ब्राह्मण की दी गई भूमि होती है, ब्राह्मण को नहीं दी जाती है ये भूमि। और ये ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहते हैं। और शाला भोग पाठशाला के लिए, विद्यालय के लिए दी जाती है। देवदान जो ये भूमि होती है, ये होती है मंदिरों के लिए दी जाती है। पल्ली चंदम क्या होती है, जैन मंदिरों के लिए दी जाती है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब यही सब बारे में बताया गया है, एक छोटा सा वीडियो था। और देखने के लिए धन्यवाद। ये सब अब अगला चैप्टर में हम देखते हैं, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। देखने के लिए धन्यवाद।